हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग सीबीएसई हैंडआउट में लगभग 2 लेक्चर कर चुके हैं फर्स्ट फ्लाइट का। ये फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा लेक्चर है और तीसरा लेक्चर में हम लोग पोइट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट का जो प्रोज सेक्शन था, प्रोज सेक्शन ऑलरेडी हम लोग जितना 2-3 साल में सिंपल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूछ रखा था, सारा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री है और इसमें हम लोग अब कविता वाला करेंगे और इसमें लगभग जो है लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, ये लगभग 3 लेक्चर में जितना भी 2-3 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो पूछा हुआ है, सारा हम लोग 3 लेक्चर में कविता वाला सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आप सबसे पहले जो है आपको कविता का नाम और ऑथर बताते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट आप जब लेसन में जब आप जाएंगे, पहला ही चैप्टर है, उसी में आपका 2 कविता है। डस्ट ऑफ स्नो है और फायर एंड आइस है और दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। फिर टाइगर इन द जू है जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया। फिर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो कि कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद द बॉल पोएम है, उसी चैप्टर में द बॉल पोएम है जो कि जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद अमंडा कविता है जो कि रॉबिन क्रीन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद द ट्रीज है जो कि एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है। फॉग है, कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखा गया। उसके बाद द टेल ऑफ द कस्टमर द ड्रैगन, ये ऑगडेन नेस के द्वारा लिखा गया। और फिर लास्ट जो कविता है फॉर एनी ग्रेगरी, ये डब्ल्यू बी इट्स दैट मीन्स विलियम बटलर इट्स के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारा आप देखें। ठीक है, चैप्टर नेम, उसके बाद ऑथर। अब हम लोग जो है आज जो ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर जो 3 है फर्स्ट फ्लाइट का, जिसमें कि हम लोग कविता वाला सेक्शन करेंगे, इसमें हम लोग देखने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, उसके बाद टाइगर इन द जू, ये तीनों कविता हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसमें जो फर्स्ट हम लोग ने पिक किया है डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, एक साथ हमने रखा क्योंकि ये चैप्टर आप जब देखेंगे तो एक ही चैप्टर में ये दोनों कविता है। इसमें जो अभी तक क्वेश्चन पूछा है 2-3 साल में, वो शॉर्ट आंसर, एक्स्ट्रा पेज, लॉन्ग आंसर, जो तीनों टाइप है, तीनों टाइप पूछ रखा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का। व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो किस तरीके का मूड जो है रिफ्लेक्ट होता है इस कविता में। ठीक है, किसका, पोएट का, पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। किसमें, डस्ट ऑफ स्नो में। इनिशियली व्हाट इमेजेस आर यूज्ड बाय द पोएट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट कमेंट। ठीक है, और किस तरीके का इमेज जो है यूज बाय द पोएट, पोएट के द्वारा यूज किया गया है। ठीक है, ब्रिंग आउट द इफेक्ट, तो उस इफेक्ट को है ना दिखाने के लिए, डस्ट ऑफ स्नो में जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को दिखाने के लिए किस तरीके का इमेज वो है वो यूज किया गया है। तो इनिशियली जो है द मूड ऑफ द पोएट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज समबर एंड मेलांकोलिक। ठीक है, और जब आप कविता भी आपको हमने जब हमने पढ़ाया था, आपको हमने बताया था वो काफी ज्यादा उदास होते हैं। ठीक है, और वो उस पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री पेड़ के नीचे वो क्रॉस कर रहे होते हैं रोड के सहारे, तो वो एक कौवा आता है, उस पेड़ पर वो बैठता है, उसके बाद जो डस्ट ऑफ स्नो है वो नीचे गिरता है, फिर उनका मूड वो ठीक होता है। तो एक स्लाइट मोमेंट होता है, फिर वो चेंज होता है। तो इनिशियली जो है उनका मूड क्या होता है, काफी ज्यादा वो मेलांकोलिक, सोम्बर रहता है। द पोएट यूजेस इमेजेस ऑफ स्नो फॉलिंग फॉलिंग ऑन ए क्रो एंड हेमलॉक ट्री टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लूम एंड डिस्पेयर। ठीक है, और जो पोएट है यूज करते हैं उस इमेज को कि वो स्नो जो है वो फॉल कर रहा है। कहाँ से फॉल कर रहा है वो, हेमलॉक ट्री से। किसके द्वारा, क्रो के द्वारा। ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लूम एंड डिस्पेयर। और ये जो है दो चीज है, जैसे देखिए हमने आपको बताया जो कि इन ऑस्पिशियस चीज होता है, तो क्रो और हेमलॉक ट्री इन ऑस्पिशियस चीज होता है, और इसी के द्वारा जो है वो क्या किया गया, डस्ट ऑफ स्नो वो गिरता है और वो चीज इफेक्ट करता है किस चीज का, ग्लूम का और डिस्पेयर का। यही इमेज जो है यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 में पूछा गया है, डस्ट ऑफ स्नो जो कि लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये कविता है किसके बारे में, नेचर के बारे में एंड सिंप्लिसिटी के बारे में। ये आपको एलेबोरेट करना है आपको। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोच करता है कि हाउ सिंपल एक्ट ऑफ नेचर अक्रॉस सेकिंग डाउन स्नो ऑन द पोएट ब्रिंग्स अ सडन पॉजिटिव चेंज इन हिज मूड। इस कविता में आप पाएंगे कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस कविता के जरिए एक नेचर की एक्टिविटी को, एक नेचर के एक्ट को उन्होंने दिखाया है, वो भी सिंपल तरीके से, कि कैसे जो एक कौवा है वो क्या करता है, वो सेक करता है स्नो को, जो कि वो स्नो कहाँ पर है, वो हेमलॉक ट्री पर है, और वो स्नो का जो पार्टिकल है वो पोएट के है ना ऊपर वो गिरता है, तो उनका मूड क्या होता है, वो चेंज होता है। ये पोएम हाईलाइट करता है सिंप्लिसिटी को और हीलिंग पावर ऑफ नेचर को टू अपलिफ्ट ह्यूमन डाइट्स इन मोमेंट्स ऑफ ग्लोम। ठीक है, और ये जो पोएम है
ये हाईलाइट करता है सिंप्लिसिटी को और हीलिंग पावर ऑफ नेचर को, ठीक है। उससे क्या होता है, अपलिफ्ट होता है ह्यूमन स्पिरिट्स इन मोमेंट्स ऑफ ग्लूम। यदि कोई व्यक्ति जो है वो मतलब उदासी भरा है, ठीक है, उदास में है, मेलानकलिक मूड में है, तो उस समय जो है नेचर के जरिए जो है सो उसका मूड क्या हुआ, वो अपलिफ्ट हो गया, वो चीज दिखाया गया। वो भी किसके जरिए, जो कि वो इनऑस्पिशियस चीज माना जाता है उसकी सहायता से, लाइक क्रो है, उसके बाद हेमलॉक ट्री है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, सैंपल क्वेश्चन में 2024 से 25 में पूछा है, बोथ पोएम जो दोनों का दोनों कविता है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, यूज करता है कंट्रास्टिंग एलिमेंट ऑफ नेचर, नेचर का जो एकदम कंट्रास्टिंग एलिमेंट यूज करता है, कन्वे करता है देयर रेस्पेक्टिव मैसेज अबाउट लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस। और ये लाइफ और ह्यूमन इमोशंस के बारे में दोनों ये कविता जो है वो डेपिक्ट करता है, बट दे डू इट डिफरेंटली, बट ये अलग अलग तरीके से वो शो करता है। इस डिफरेंसेस को आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है, ठीक है। तो देखिए आप, बोथ जो डस्ट ऑफ स्नो है और फायर एंड आइस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, यूज करता है एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू रिफ्लेक्ट प्रोफाउंड ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। यूज करता है एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू रिफ्लेक्ट प्रोफाउंड ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। ह्यूमन इमोशंस को क्या किया गया, दिखाया गया, बताया गया, बट देयर अप्रोचेज आर डिफर, बट दोनों का जो अप्रोच है दोनों का अलग अलग है। जो डस्ट ऑफ स्नो है उसमें पोएट इम्प्लाइज करते हैं जेंटल और पॉजिटिव टोन को दिखाते हैं, जेंटल और पॉजिटिव टोन को दिखाते हैं वो, ठीक है। और जो इमेजरी वो है ना स्नो का, ऑफन एसोसिएटेड विद कोल्डनेस ट्रांसफॉर्म इनटू अ सिंबल ऑफ रिजुविनेशन एंड होप। और जो स्नो है हमेशा आप एसोसिएट करते हैं इसका आप कोल्डनेस से, कोल्डनेस दैट मीन्स इंडिफरेंस होता है बिहेवियर में, या फिर लाइवलीनेस में जो है वो एक इंडिफरेंस आता है, ठीक है, वो एक ग्लूमी जैसा चीज बनता है। तो वो ट्रांसफॉर्म करता है उस सिंबल को रिजुविनेशन में एंड होप में, ठीक है। फिर द क्रो यूजुअली परसिव्ड एज ओमिनस, मतलब इन ऑस्पिशियस, क्रो को, काला कौवा को जो है वो अशुभ माना जाता है, बिकम्स एन एजेंट ऑफ चेंज रिमाइंडिंग रीडर्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ जॉय इन लाइफ, ठीक है। जनरली जो है सोर्स ऑफ जॉय हम लोग देखते हैं वैसी चीजों में जो शुभ चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जो कविता के जरिए जो क्रो है इन ऑस्पिशियस चीज माना गया, ओमनिबस माना गया है, और उसके जरिए जो है सो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ जॉय है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर जब आप देखेंगे फायर एंड आइस जो है वो अडॉप्ट करता है डार्कर टोन, उसमें एकदम डार्कर टोन का यूज किया गया है, लाइक इट कॉन्ट्रास्ट टू डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस, इसमें दो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस को दिखाया गया है, एक डिजायर है, दूसरा हेट्रेड है, ठीक है। और ये दोनों सिंबलाइज करता है, डिजायर फायर को सिंबलाइज करता है और जो हेट्रेड है वो आइस को सिंबलाइज करता है। पॉइंट फर्दर वो हाईलाइट करते हैं कि पोटेंशियल जो कैटास्ट्रोफिक जो इम्पैक्ट है इस इमोशंस का, लाइक डिजायर और हेट्रेड का, और ये आप बोल सकते हैं फायर एंड आइस का, जो ये पोटेंशियल जो कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट है, प्रभाव है इस इमोशंस का, ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमैनिटी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, ठीक है। और इसके जरिए जो है ह्यूमैनिटी का जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज है, अपने इमोशन के जरिए जो खुद को वो बर्बाद करता है, वो चीज कविता में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। 10 इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो है इम्फेसाइज करता है ऑप्टिमिज्म को और रिडेम्पशन को, ठीक है। जबकि फायर एंड आइस वार्न करता है, एकदम चेतावनी देता है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ अनचेक्ड इमोशंस को, ठीक है, वो चेतावनी देता है। लाइक आपका जैसे डिजायर है और हेट्रेड है, ये अनचेक्ड इमोशंस है, उसकी वो उसको क्या करता है, वो चेतावनी देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 23 से 24 में पूछा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, कविता का लाइन है यहाँ पर देखिए आप, फायर एंड आइस का ये, बट इफ इट बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि दो बार यदि इस दुनिया को खत्म करना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ठीक है। मतलब आइस भी काफी है, जो कि वो जैसे फायर तो काफी है ये डिजायर, और आइस जो कि हेट्रेड को बताता है, तो वो भी काफी है जो कि वो क्या कर सकता है, इस दुनिया को पेरिस कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है दोबारा, ठीक है। ये कविता का स्टेंजा है। अब देखिए, when the speaker says that the ice could also bring about the end of the world, he refers to, जब वो स्पीकर बताते हैं कि आइस जो है वो भी क्या कर सकता है, वो ब्रिंग अबाउट कर सकता है एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया को वो क्या कर सकता है, वो समाप्त कर सकता है, ठीक है। ये क्या रेफर करता है, एज एज द मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स हेट्रेड है। आइस हमने आपको बताया था जो फायर है, फायर वो डिजायर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और आइस जो है वो हेट्रेड को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, नफरत को, ठीक है।
नफरत को, दैट मीन्स इनडिफरेंस को, किसी व्यक्ति के प्रति आप इनडिफरेंस दिखाते हैं, बिटरनेस दिखाते हैं, अपेथी दिखाते हैं, आप एक डिटैचमेंट दिखाते हैं, उसी को हम लोग हेट्रेड, इनडिफरेंस, बिटरनेस, ये सब जो है सो वो आइस क्या करता है, वो डिनोट करता है। ठीक है, फर्दर What does the speaker's alignment with those who favor ice suggest? तो स्पीकर का अलाइनमेंट क्या है, दैट मीन्स स्पीकर जो यहाँ पर है, जो पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, उनका क्या अलाइनमेंट है, खास करके आइस के लिए, जो व्यक्ति आइस को फेवर करते हैं। ठीक है, तो स्पीकर का अलाइनमेंट है विथ दोज हु फेवर आइस सजेस्ट करता है दैट ही रिकॉग्नाइजेस द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ कोल्डनेस। उसने क्या क्या रिकॉग्नाइज किया, किस चीज को, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ कोल्डनेस को, ठीक है, हेट्रेड को, नफरत को, एंड अपैथी को इन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। ठीक है, वो उस अपैथी को, ठीक है, रिलेशनशिप को, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो चीज आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, he acknowledges that these emotions are as capable of causing devastation as intense passions like desire और greed। ठीक है, वो ये चीज बताते हैं कि ये इमोशन उतना ही खतरनाक है जितना ग्रीड और डिजायर है। तो हेट्रेड को वो बता रहे हैं, इस चीज को लेकर वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये भी इमोशन जो है उतना ही कारगर है, उतना ही कैपेबल है डिवास्टेट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, ठीक है, जितना कि डिजायर और ग्रीड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप इसी का है, which of the following best describe the speaker's attitude towards destruction caused by ice। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड होगा इस चार ऑप्शन में जो कि वो डिस्क्राइब करता है कि स्पीकर का क्या एटीट्यूड है। ठीक है, जो कि वो डिस्ट्रैक्ट होता है ना, वो कॉज किया जाता है किसके द्वारा, आइस के द्वारा। तो उसका जो एटीट्यूड है वो क्या है, अपने आप में वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, कमेंट ऑन द पोएट्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन दिस लाइन्स। आपको जो है कमेंट करना है कि पोएट का जो लैंग्वेज है वो उन्होंने किस तरीके का लैंग्वेज यूज किया, उसके बारे में बताना है। द पोएट यूजेस कंसाइज इम्पैक्टफुल लैंग्वेज टू प्रेजेंट प्रोफाउंड आइडियाज। पोएट जो है इन्होंने यूज किया है काफी कंसाइज और इम्पैक्टफुल लैंग्वेज, ताकि जो आइडियाज है, कंप्लीटली प्रोफाउंड आइडियाज वो बाहर निकल के आए। वर्ड्स लाइक जो यूज किया गया सफाइस, ठीक है, एंड ग्रेट आर डिसेप्टिवली सिंपल। ठीक है, ये सिंपल तो वर्ड है, येट दे कन्वे द इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ इमोशंस लाइक हेट। लेकिन जो है ये कन्वे कर रहा है, मैसेज कर रहा है इस कविता के जरिए, ये अपने आप में डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ इमोशंस है, जिस तरीके का हेट है, नफरत है। उसके बाद द यूज ऑफ मेटाफर्स, मेटाफर्स यूज किया गया है, फायर फॉर राइस एंड आइस फॉर हेट्रेड। फायर फॉर डिजायर और आइस फॉर हेट्रेड है मेटाफर यूज हुआ। आपको मालूम है जो कि दो पॉपुलर जो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, सिमली मेटाफर, दोनों में कंपेयर किया जाता है, लेकिन सिमली में जो है आप पाएंगे कि एज और लाइक का यूज किया जाता है, बट मेटाफर में आप पाएंगे जो कि एज और लाइक का यूज नहीं होता है। तो मेटाफर्स जो है, फायर फॉर डिजायर एंड आइस फॉर हेट, एड्स करता डेप्थ एंड ड्यूअलिटी टू द पोएम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड देयर कंसिक्वेंसेस। ठीक है, और ये चीज क्या करता है, डेप्थ को बताता है ना। कविता में आप देखेंगे जो ये यूज किया गया मेटाफर, तो उसके डेप्थनेस को बताता है, इसके ड्युअलिटी को बताता है कि कैसे पोएम को एक्सप्लेन किया गया है ना, और इसके जरिए ह्यूमन इमोशंस को दिखाया गया, और उस ह्यूमन इमोशंस का क्या परिणाम हो सकता है, कंसिक्वेंसेस लाइक फायर का, आइस का, दैट मीन्स फायर फॉर डिजायर, आइस फॉर हेट्रेड, उसका क्या परिणाम हो सकता है उसको भी बताया गया है। ठीक है, वो आप देखिए कविता खत्म। अब हम लोग आते हैं अ टाइगर इन द जू में। इसमें देखिए आप, इसमें भी अभी तक 2-3 साल में देखिए सिंपल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है शॉर्ट आंसर टाइप का, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन टाइप का और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर 2025 में क्वेश्चन पूछा है, क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, उसको जवाब देना है। कविता हमने आपको पढ़ाया था टाइगर इन द जू, प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किए थे स्टेंजा वाइज। ठीक है, उसी का ये एक स्टेंजा है, देखिए आप, he stalks in vivid stripes the few steps of his cage on pets of velvet quiet in his quiet rage he should be lurking in shadow sliding through long grass। तो ये आप देखेंगे स्टेंजा वन ही है, जो कि वो एक जू में, वो एक कन्फाइंड एरिया में वो कैद है, और उसके डिस्क्रिप्शंस को बताया गया कि टाइगर जो है वो किस हालात में है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो जो दिखता है वो एक जो उसके शरीर के ऊपर जो धारदार जो ब्लैक कलर का जो स्ट्राइप्स है वो काफी क्लियर वो दिख रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ ए केज, ठीक है, और जो पिंजरा है मतलब चिड़ियाघर जो है उसका एक छोटा सा एरिया है, उस एरिया में ही वो क्या करता है, वो इधर से उधर वो कर रहा है, तो इसीलिए वो फ्यू स्टेप्स बताया गया है।
जंगल यदि फॉरेस्ट है तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया वो मूव करता है, लेकिन केज बताया गया तो फ्यू स्टेप्स उसी पर्टिकुलर एरिया में, कन्फाइंड एरिया में वो घूमता है। और पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसका जो पंजा है, ठीक है, उसको बताया गया पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब जब वो अपना पंजा वो है ना चलता है वो, तो वो एक वेलवेट का जो है ना, ऐसा लगता है उसका पंजा इतना सॉफ्ट है वेलवेट की तरह है, और वो कोई आवाज भी नहीं करता है। क्वाइट के सेंस वो बता रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, ये ऑक्सीमोरोन यहाँ पर यूज हुआ है, इन हिज क्वाइट रेज, जो कि एकदम डिफरेंट है, शांत है, क्रोधित है, उसके सेंस में वो दिखाया गया है। इन हिज क्वाइट रेज मतलब वो अपने इमोशंस को उसने क्या कर रखा है, वो सप्रेस कर रखा है। क्रोधित है लेकिन अपने इमोशंस को वो सप्रेस कर रखा है, क्योंकि वो कन्फाइंड एरिया में है। उसको उसको कहाँ होना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको जंगल में होना चाहिए, है ना। लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जैसे वो शिकार करता है, ठीक है, उस हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन देके दिया गया है कि उसको घात लगाकर वो शैडो में उसको बैठना चाहिए, ठीक है, और स्लाइड करना चाहिए थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग जो ग्रास है ना, वहाँ पर जो शिकार करने के लिए वो जाता है, तो उसको उस परिस्थिति में, उस एनवायरमेंट में उसको होना चाहिए। तो ये चीज रहा। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम एनी फिगर्स ऑफ स्पीच, आपको बताना है। बहुत सारा फिगर्स ऑफ स्पीच में यूज हुआ है। ऑक्सीमोरोन, ये बहुत अच्छा है। क्वाइट, रेज, दोनों एकदम डिफरेंट हुआ। रेज मीन्स क्रोधित होना, क्वाइट मीन्स शांत होना। तो दोनों इस तरीके का वर्ड यदि यूज होता है, ठीक है, कविता में, तो उसको ऑक्सीमोरोन हम लोग बोलते हैं। दोनों एकदम अपोजिट सेंस वो यूज होगा, ठीक है। जो कि इसका जो फीलिंग है वो सप्रेस्ड इमोशंस है, ठीक है, सप्रेस्ड इमोशंस है, मतलब क्रोधित तो है लेकिन वो सप्रेस्ड है, क्वाइट है, वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट मेटाफर है, जो कि पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट बताया गया, मेटाफर की तरह उसको यूज किया गया। रेपिटेशन, बार बार क्वाइट यूज किया गया। एलिट्रेशन आपको मालूम है, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स बार बार रिपीट होता है इनिशियल लेटर्स में, ठीक है, तो उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। तो स्ट्रेस, सूड, स्ट्राइप, शेडो, एलिट्रेशन। इमेजरी यूज किया गया है। इमेजरी 5 तरीके का होता है, आपको मालूम है, बेसिकली वो 5 सेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है। उसके एक एक्टिविटी को दिखाया गया कि जंगल में जब वो रहेगा तो घात लगाकर वो बैठेगा, स्लाइड करेगा, ये सब इमेजरी बताया गया है। और कुछ पर्सोनिफिकेशन भी है, जब आप ह्यूमन क्वालिटीज यदि आप किसी नॉन ह्यूमन चीज में डालते हैं तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई एक लिखेंगे आप, मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है द टाइगर्स स्टॉकिंग ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट, क्या सजेस्ट करता है उसके मूवमेंट को। उसका मूवमेंट क्या है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, रेस्टलेस है, रेस्ट्रेंड है, स्मूथ है, ये मूवमेंट उसका शो करता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम व्हिच वर्ड्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ द टाइगर, तो कौन सा वर्ड्स है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है फीलिंग्स ऑफ टाइगर को, ठीक है। ये चीज क्या काम एंड कंटेंट है, वो काम एंड कंटेंट है, नहीं, ऐसा तो नहीं है काम एंड कंटेंट है वो, ठीक है। बोथ सबड्यूड एंड एंग्री, यस, सबड्यूड और एंग्री है, काफी इमोशंस को छुपा रखा उसने, और क्रोधित भी है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। फ्रस्ट्रेटेड एंड हैप्पी, हैप्पी की तो बात ही नहीं है। एंग्री एंड फेमिस्ट, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबड्यूड एंड एंग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट अप्लाइज द सेम राइम स्कीम ऑन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। आप एक्सट्रैक्ट जब देखते हैं तो उसका राइम स्कीम शुरू का 4 लाइन आप उसका राइम स्कीम देखिए आप यहाँ पर, है ना। स्ट्रैप्स यदि आप ए देते हैं, स्ट्रैप्स ऐसा मिलता था, केज है तो ये बी हो जाएगा। फिर क्वाइट है, सी हो जाएगा। रेज है तो केज और रेज ये बी हो जाएगा। तो ए बी सी बी इसका शुरू का 4 लाइन का राइम स्कीम हो गया। स्ट्राइप्स, ठीक है, केज, क्वाइट और रेज, तो ए बी सी बी इसका राइम स्कीम हो गया, ठीक है। इसी को जब आप यहाँ पाएंगे देखेंगे जो कि, ठीक है, ऑप्शन बी जब आप देखेंगे तो आपको सेम राइम स्कीम मिलेगा, ठीक है। ये चीज यहाँ देखिए आप, पीपल है, अलोंग द सेंड द पीपल, ए ऑल टर्न एंड लुक वन वन वे, ठीक है, वे बी हो गया इसका। उसके बाद दे टर्न बैक ऑन द सेंड, सेंड है ये, ठीक है, तो सी हो गया। दे लुक एट द सी ऑल डे, डे तो मतलब बी हो गया। तो इसका क्या होगा, ए बी सी बी, ए बी सी बी, इसका क्या होगा, बी का राइम स्कीम। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए इसका भी क्या हुआ था, ए बी सी बी, इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी सी बी शुरू का 4 उनका क्या था इसका राइम स्कीम, ए बी सी बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब अब ये देखिए, ये पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो है, तो क्वेश्चन तो आता ही आता है एनी हाउ। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इस चैप्टर से एनी हाउ क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है।
ये देखिए सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है देखिए, ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्रैप्स, सेम चीज है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। एक स्टेंजा दिया गया है 4 लाइन का, इसको इसके ऊपर क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है, पूरा लाइन दिया रखा है। एक स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसको घात लगाकर छाया में बैठना चाहिए, लॉन्ग ग्रास में स्लाइड करना चाहिए, ठीक है। और वाटर होल जो है, जहाँ पर पॉन्ड वगैरह पानी वगैरह रहता है वहाँ रहना चाहिए, और जो प्लम डियर है जो वहाँ पर पास करता है उसका वो शिकार करे, ऐसा वो पोएट कह रही है, ठीक है। ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब ये बोला जाता है जो कि घर वगैरह है उसके अराउंड जो है, मतलब जो विलेजर्स के, उसको डराना चाहिए, उसका जो जंगल्स का एज जो है, किनारा है, उसका जो बाउंड्रीज है, ठीक है, वहां पर उसको रहना चाहिए, डराना चाहिए उसको। बारिंग हिज वाइट फेंग्स, ठीक है, हिज क्लॉज, जो डराता है कैसे, अपने वाइट फेंग्स दांत है उससे, क्लॉज अपने पंजे से वो चीज, ठीक है, और टेरराइज करे किसको, विलेजर्स को। ये सारा ऑलरेडी आपको कविता में पढ़ाए हुए, इस स्टैंडर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछ रखा है। स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। आपको स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है, कोई एक पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट आपको बताना है, किसके किसके बीच, टाइगर इन द जू, ठीक है, और इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जब टाइगर जो है, जब वो चिड़ियाघर में होता है, मतलब, और उसके बाद जो है जब वो नेचुरल हैबिटेट में रहता है जहां उसको होना चाहिए प्रॉपर। तो यदि आपको एक पॉइंट पता है तो आप लिखिए, इसमें बहुत सारा पॉइंट दे रखा है। वन पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट इज द कन्फाइनमेंट एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट इन द जू। जू में जो है, चिड़ियाघर में है, वो कन्फाइनमेंट की अवस्था में है एक जगह पर, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस है उसके मूवमेंट का, कंपेयर टू द फ्रीडम एंड एक्सपेंसिवनेस ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो कंपेयर टू द फ्रीडम, कंपेयर टू द फ्रीडम एंड एक्सपेंसिवनेस ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो उस एरिया में जो है उसको, ठीक है, जो चिड़ियाघर में है उसको कन्फाइनमेंट में रह रहा है, रेस्ट्रिक्शंस में रह रहा है, उसके कंपैरिजन जो है उसको फ्रीडम मिल रहा है, ठीक है, कहाँ, इसको नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट देखिए सॉरी, when the speaker suggests that the tiger should be snarling around the houses at the jungle's edge, जब वो इसके कवि बताते हैं कि टाइगर को, है ना, snarling around houses at the jungle's edge, वहां पर विलेजर्स को डराना चाहिए, ठीक है। what does he insinuate, ठीक है, about the tiger's natural behavior and habitat, वो क्या कहना चाह रहे हैं टाइगर के नेचुरल बिहेवियर के बारे में, ठीक है, और उसके हैबिटेट के बारे में। तो स्पीकर सजेस्ट करते हैं, मतलब पोएट, कि टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, ये एम्फेसाइज करता है कि उनका जो अननेचुरल और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है जो जू में है, ठीक है, उसको कंपेयर किया गया है उसके नेचुरल बिहेवियर से, जो उसका नेचुरल बिहेवियर है, हंटिंग करने का, शिकार करने का, रोम करने का फ्रीली जंगल में, वही चीज इसके जरिए जो है सो बताया गया है। नेक्स्ट, द पोएट्स स्किलफुल यूज ऑफ इमेजरी इफेक्टिवली डिपिक्स करता है द कन्फाइनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टाइगर। इसको आपको एलिबोरेट करना है 40 शब्द में, इसको आपको एलिबोरेट करना है 40 शब्द में। क्या, जो पोएट का जो स्किलफुल यूज है इमेजरी का, ठीक है, पोएट का जो स्किलफुल यूज है इमेजरी का, वो इफेक्टिवली डिपिक्ट करता है, ठीक है, कन्फाइनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टाइगर, ठीक है, कन्फाइनमेंट और फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टाइगर को, इसको आपको एलिबरेट करना है 40 वर्ड्स में। तो द पोएट्स स्किलफुल यूज ऑफ इमेजरी वो इफेक्टिवली डिपिक्ट करता है कन्फाइनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टाइगर बाय कंट्रास्टिंग इट्स विविड स्ट्राइप्स विद द डलनेस ऑफ द केज एंड इट्स क्वाइट रेज। ये सब जो फ्रेज यूज हुआ है, क्वाइट रेज, उसका जो एंगर है वो सप्रेस्ड है, ठीक है, with the natural behaviors it should be exhibiting in the wild, creating a poignant portrayal of captivity, ठीक है। और दोनों इस कविता में जो है, जैसे जैसे आप स्टेंजा में मूव करते हैं, एक बार जो है आपको दिखेगा जो कि वो कन्फाइंड एरिया में वो कैसे रह रहा है और उसको कहाँ होना चाहिए जंगल में, उस चीज को दिखाया गया। तो यहाँ पर जो है, जो स्किलफुल यूज है इमेजरी का, ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से डिपिक्ट करता है, प्रस्तुत करता है उसके कन्फाइनमेंट को, जो उस केज में वो कन्फाइनमेंट हो रखा है, उसके फ्रस्ट्रेशन को प्रॉपर अच्छे तरीके से वो बताता है कविता के कुछ वर्ड्स को, लाइक विविड स्ट्रैप्स बताया गया है, उसके शरीर पर जो धारीदार जो स्ट्रैप्स होता है, एकदम क्लियर स्ट्रैप्स को बताया गया है, ठीक है। डलनेस ऑफ द केज,
वो चीज क्वाइट रेज है, सप्रेस्ड एंगर है, ये सब सारा जो फ्रेज जो इमेजरी जो यूज किया गया है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट क्वाइट रेज इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कौन सा फ्रेज है जो कि वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर सकता है क्वाइट रेज को। हमने बताया आपको सप्रेस्ड एंगर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कविता का लाइन, अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, ये जो फ्रेज है इनर टर्मोइल, ठीक है, सप्रेस्ड एंगर, ठीक है, वही क्या करेगा, वो करेक्टली सब्स्टिट्यूट करेगा क्वाइट रेज को। इनर टर्मोइल ही जो है अंदर से क्या कोलाहल जैसा मचा हुआ है। ठीक है, ये चीज उस कन्फाइंड एरिया में वो रह रहा है, उसको उस एरिया को छोड़कर वो बाहर जाने का मन है। पोइट के द्वारा जो है इस चीज को एक्सप्लेन किया गया, तो उसी चीज को जो है यहाँ पर दिखाया गया, एक इनर टर्मोइल को दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये भी देखिए आप, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा, देख रहे हैं आप इस चीज को, 2025 में भी पूछा, 2024 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट in his quiet race, he should begin shadow sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। ठीक है, तो ये चीज जो है इसमें, ठीक है, कविता का स्टेंजा ऑलरेडी आपको पढ़ा है, अभी भी थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, इस सेंटेंस को प्रॉपर कंप्लीट करना है। द विविड स्ट्राइप्स रेफर टू, किस चीज को रेफर करता है, विविड स्ट्राइप्स हमने आपको बताया था, जो धारी है उसके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर। तो लाइन्स ऑफ द टाइगर्स बॉडी, लाइन रहता है ना इस तरीके से, देखते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट, विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इज अपोजिट ऑफ लाउड। लाउड मीन्स होता है शोरगुल, तेज आवाज होता है, जो कि आप देखें एक्सट्रैक्ट में दे रखा है, क्वाइट ऑलरेडी दे रखा है, मतलब शांत। ठीक है, काम। द यूज ऑफ द फ्रेज पेड्स ऑफ वेलवेट, पेड्स ऑफ वेलवेट का अर्थ क्या है, तो पॉज के बारे में, पंजे के बारे में बताया गया, पेड्स ऑफ वेलवेट उसको बताया गया। गर्दन नहीं है, टेल भी नहीं है, पूछ भी नहीं है, स्किन भी नहीं है। पेड्स ऑफ वेलवेट किसके लिए बताया गया, स्किन के लिए बताया गया था, क्या विविड स्ट्राइप्स, क्लियर स्ट्राइप्स है। ठीक है, लाइन्स ऑन द टाइगर्स बॉडी, और पेड्स ऑफ वेलवेट जो है पॉज के लिए बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है सही है या फिर गलत है। द कन्फाइनमेंट ऑफ द क्रैम्प्ड स्पेस ऑफ द केज हैज रेस्ट्रिक्टेड द टाइगर्स स्टेप। स्वाभाविक है, जो केज जो पिंजरा था उस एरिया में उसको प्रॉपर जो है वो रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया था। ठीक है, उसके फ्यू स्टेप्स दिखाया गया है, जो कि वो उसका स्टेप्स है वो लिमिट है, उस एरिया से बाहर नहीं जा सकता है। स्वाभाविक ये सही है। ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट, द टाइगर वॉज लर्किंग इन शेडो। ठीक है, ये चीज मतलब टाइगर क्या करता है, वो घात लगाकर बैठता है, क्यों, क्यों, क्योंकि वो कैच कर सके अपने प्रे को, अपने शिकार को, वो क्या कर सके, वो शिकार कर सके। ठीक है, और इसमें दिखाया गया था जो कि प्लम डियर की बात किया गया, मतलब फैट डियर की बात किया गया है। यदि वो जो है एक वाटर होल के नजदीक वो रहता है, घात लगाकर वहाँ बैठता है, तो प्लम डियर यदि वहाँ पानी पीने के लिए आती है तो वहाँ पर वो क्या कर सकता है, शिकार कर सकता है। तो टू कैच इट्स प्रे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, फिर देखिए आप, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से 25 में ये आ रखा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दो रहता है, उसमें से कोई एक जवाब देना होता है। तो यहाँ पर देखिए टाइगर इन द जू का यहाँ पर दे रखा है, सेम है, ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। ये प्रॉपर जो है लाइन दिया गया है कविता का। ठीक है, इसमें देखिए आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है सॉरी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन द पोएट चूजेस टू से विविड स्ट्राइप्स इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेटिंग द कलर्स ऑफ द स्ट्राइप्स। ठीक है, तो पोएट किस कारण से इस तरीके का वर्ड उन्होंने यूज किया, कि मेंशन किया विविड स्ट्राइप्स, विविड मींस क्लियर होता है, स्ट्राइप्स धारी होता है, लाइंस होता है, क्यों नहीं उसने जो है सो स्टेट किया कलर्स ऑफ द स्ट्राइप्स, मतलब स्ट्राइप्स के कलर्स की बात क्यों नहीं करी वो, इसलिए उनको इवोक करना था सेंस ऑफ इंटेंसिटी एंड लाइवलीनेस इन द टाइगर्स अपीयरेंस, जो है उनको इवोक करना था, इंटेंसिटी दिखाना था, कि टाइगर के लाइवलीनेस को वो दिखाना था, उसके अपीयरेंस को उसको प्रॉपर दिखाना था, इसलिए उन्होंने विविड यूज किया, जो सजेस्ट करता है कि स्ट्राइप्स आर नॉट ओनली डिस्टिंक्ट इन कलर बट ऑल्सो वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ लाइफ। स्ट्राइप्स जो है ना ही वो
कलर में डिस्टिंक्ट है, वो अलग दिखता है, बल्कि वो वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ वो दिखता है। और यही चीज कन्वे करता है कि दैट आइडिया जो है टाइगर्स मार्किंग आर नॉट डल और सबड्यूड बट रादर विविडली स्ट्राइकिंग। टाइगर का जो मार्किंग है उसके बॉडी के ऊपर वो डल नहीं है, ठीक है, वो डल नहीं है, दैट मीन्स वो कमजोर के सेंस में आप मानिए कि वो मतलब लाइवली है, डल नहीं है, ठीक है, वो लाइवली है, ठीक है, ये चीज, ये विविडली काफी क्लियरली स्ट्राइक करता है, अटेंशन ग्रैबिंग जैसा वो लगता है कि धारीदार जो है वो अटेंशन ग्रैबिंग होता है। जो कोई भी व्यक्ति यदि टाइगर को देखता है एकदम अचानक से वो अटेंशन ग्रैब करता है कि जो स्ट्रैप्स है, विविड स्ट्रैप्स पॉइंट करता है मैग्निफिकेंस ऑफ द एनिमल, और ये चीज पॉइंट करता है उसके भव्यता को, जो टाइगर जो एनिमल है उसके भव्यता को वो दिखाता है। नेक्स्ट, द टाइगर्स स्टॉकिंग सजेस्ट करता है मूवमेंट दैट इज डैश विद इन द कन्फाइंस ऑफ इट्स केज, वो रेस्टलेसनेस दिखाता है, ठीक है, वो बेचैन है, क्वाइट रेज जो दिखाता है वो बेचैन है, रेस्टलेस है, ठीक है, उसका जो एंगर है वो सप्रेस्ड है, तो रेस्टलेस का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द पोएट रीइंफोर्सेस द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स कन्फाइंड एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल इमोशंस, तो कैसे एक कंट्रास्ट दिखाया गया है उसके टाइगर का कन्फाइंड एनवायरनमेंट का और उसके इंटरनल इमोशंस का उसको दिखाया गया है, ठीक है। इसमें आप पाएंगे पोएट कंट्रास्ट करता है फिजिकल कन्फाइनमेंट ऑफ द केज, ठीक है, ऑफ द केज विद द टाइगर्स इंटरनल रेज, केज में एक पिंजरा में जो है उसका फिजिकल कन्फाइनमेंट किया गया, और उसका जो इमोशंस है उसको बताया गया कि क्वाइट रेज है, मतलब सप्रेस्ड एंगर है उसका, एंड वेलवेट क्वाइट बताया गया है टू शो करता है कि वाइल टाइगर अपीयर्स काम एक्सटर्नली, जो टाइगर है वो बाहरी तौर से वो काम दिखता है, शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर इट इज बर्निंग विद सप्रेस्ड एंगर फ्रस्ट्रेशन इंटरनली, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या है, पोएट के द्वारा ये बताया गया है, अंदर ही अंदर वो अपना जो क्रोध है उसने सप्रेस कर रखा है, ठीक है, एंड फ्रस्ट्रेशन वो जो है सो वो उसका बाहर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए लास्ट है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज द सेम राइम स्कीम एज द लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो ये जो है एक्सट्रैक्ट जो है कविता का जो यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए स्ट्राइप्स ए लेते हैं, केज बी लेते हैं, क्वाइट सी हो गया, रेज केज से मिलता है बी, इसका क्या हो गया ए बी सी बी, ठीक है, ए बी सी बी इसका हो गया राइम स्कीम। अब ए बी सी बी आपको ढूंढना है किस में आएगा, ठीक है, और आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये सिंपल क्वेश्चन पर 24-25 में एरर है, क्योंकि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि ए बी सी बी सेम राइम स्कीम है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे स्वीट है तो ए है, मॉर्न है बी हो गया, ग्रीन मॉर्न ग्रीन बी हो गया, ट्वीट ए हो गया, ठीक है, तो ए बी बी ए हो गया, ये नहीं हुआ। नेक्स्ट, ग्रीन है ए हो गया, लीन है ए हो गया, स्वीट है बी हो गया, बी हो गया, तो ए ए बी बी ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, केयर है तो ए हो गया, ग्रीन बी हो गया, शेयर है फिर ए हो गया, कीन है बी हो गया, तो ए बी ये भी नहीं हुआ, क्योंकि ए बी सी बी था उसका। डी देखते हैं, ये स्मॉल एंड तो ये ए हो गया, मॉर्न बी हो गया, ब्रांच फिर ए हो गया, मेलोडी मेलोडी ये अलग है, फिर ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये ब्रांच जो है आपका फिर सी हो गया, ये डी हो गया, तो ये ए बी सी डी हो गया, जबकि हमने क्या देखा था ए बी सी बी आया था, तो इसका आंसर कोई नहीं है। ऐसे यहाँ पर ए लिखा गया तो वो इनकरेक्ट है, आंसर इसका जो है हुआ नन ऑफ द एबव, क्वेश्चन ही जो है सिंपल क्वेश्चन पेपर में ये जो दिया था, ठीक है, वो गलत दिया था, ठीक है। चलिए ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया, 3 कविता देखिए इसमें हम लोग, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड टाइगर इन द जू, ये कंप्लीट हुआ। बार बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको, ये दोनों चैप्टर का कविता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डस्ट ऑफ स्नो पहला चैप्टर में और फायर एंड आइस ये दोनों कविता, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर में जो कविता है टाइगर इन द जू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल इससे क्वेश्चन आता है, आपको केयरफुल रहना है और अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट फ्लाइट लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग, उसमें भी कविता पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।